हेलो फ्रेंड्स, बुक टेलर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माइंड ट्रैप्स, बियटिम ग्रीन बुक के बारे में। हम इंसान खुद को अक्सर रैशनल मानते हैं, सोचते हैं कि हम जो भी डिसीजंस लेते हैं वो पूरी सोच समझ के साथ लिए जाते हैं। लेकिन टिम ग्रीन की किताब की शुरुआत एक बड़ी सच्चाई से होती है। इंसान नेचुरली रैशनल नहीं होता। हमारा दिमाग ट्रुथ के लिए डिज़ाइन नहीं हुआ है, बल्कि सर्वाइवल के लिए हुआ है। मतलब हम जल्दी डिसीजंस लेने के लिए जीस थिंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जिसे साइकोलॉजी में सिस्टम वैन कहा जाता है। वो फास्ट होता है, ऑटोमेटिक होता है, लेकिन उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती है। ये सिस्टम वैन हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जो बिना ज्यादा सोचे जल्दी कंक्लूजन पर पहुंचता है। जैसे कोई आवाज सुनी और डर गए, कोई फेमिलियर फेस देखा और इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज कर लिया। ये सब उसी सिस्टम का कमाल है। पर प्रॉब्लम तब होती है जब यही सिस्टम कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में भी जल्दी कंक्लूजन निकालने लगता है। और यही से शुरू होती है हमारी माइंड ट्रैप्स, यानी ऐसे मेंटल एरर्स जो हम बार बार करते हैं, अक्सर बिना सोचे समझे, और जिनकी वजह से हम गलत फैसले ले लेते हैं। इन माइंड ट्रैप्स का सबसे बड़ा खतरा यही है कि ये हमारी सोच में इतने शटल होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। टिम ग्रीन कहता है कि ये थिंकिंग एरर्स प्रिडिक्टेबल होते हैं। मतलब हर इंसान इनमें कभी ना कभी फंसता है। ये हमारे माइंड की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स की तरह है। एक बहुत कॉमन माइंड ट्रैप है एंकरिंग। इसका मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को इवैल्यूएट करते समय सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसी के आसपास सोचने लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई प्रोडक्ट पहले 5,000 रुपये का दिखाया गया और फिर डिस्काउंट लगाकर 2,999 रुपये कर दिया गया, तो वो हमें ऑटोमेटिकली सस्ता लगने लगता है, जबकि उसका एक्चुअल वैल्यू उतना नहीं हो सकता। पहली प्राइस हमारे दिमाग में एंकर बन जाती है। दूसरा कॉमन ट्रैप है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। इसका मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी या फ्रीक्वेंसी को जी करते हैं बेस्ड ऑन हाउ इजीली हम उसे याद कर सकते हैं। जैसे अगर आपने हाल ही में कोई प्लेन क्रेश की न्यूज़ देखी है, तो आपको लगेगा कि एयर ट्रैवल ज़्यादा डेंजरस है, जबकि स्टैटिस्टिकली फ्लाइट्स कार्स से बहुत ज़्यादा सेफ होती है। लेकिन विविड मेमोरीज हमारे सोचने के तरीके को इन्फ्लुएंस करती है। फिर आता है हैंडसाइड बायस। ये तब होता है जब कोई इवेंट हो जाने के बाद हम सोचते हैं कि हमें तो पहले से पता था कि ऐसा ही होगा। जैसे कोई एग्जाम खराब गया और बाद में आप सोचते हैं, मुझे पहले से लग रहा था कि ये सब्जेक्ट टफ पड़ेगा। हकीकत में आपको पहले ऐसा कोई स्ट्रांग सिग्नल नहीं मिला था, पर अब इवेंट के बाद दिमाग खुद को कन्विंस कर लेता है कि उसने तो पहले ही अंदाजा लगा लिया था। इन माइंड ट्रैप्स की सबसे ट्रिकी बात यही है कि ये ऑटोमेटिकली काम करते हैं। हमें लगता है कि हम लॉजिकली सोच रहे हैं, लेकिन असल में हम बायासीस और शॉर्टकट्स के बेसिस पर कंक्लूजन निकाल रहे होते। और यही हैबिट्स हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। हम गलत लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं, गलत चीज़ों पर टाइम स्पेंड करते हैं और कभी-कभी अपॉर्चुनिटीज़ मिस भी कर बैठते हैं। टिम ग्रीन ये भी कहता है कि इन माइंड ट्रैप्स से निकलने का पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है अवेयरनेस। जब तक आपको ये पता ही नहीं कि आप बायस्ड हैं, तब तक आप लॉजिक या एनालिसिस के सहारे भी सच तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए सबसे पहले अपने सोचने के तरीकों को ऑब्जर्व करना सीखना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि कहाँ हम जल्दी जल्दी डिसीजंस ले रहे हैं, कहाँ हम असम्पशंस बना रहे हैं, और कहाँ हम पुराने अनुभवों के बेस पर कोई नई सिचुएशन चेंज कर रहे हैं। यहाँ एक छोटी सी कहानी इमेजिन करो। क्नॉइस। मान लो तुम किसी नए रेस्टोरेंट में जाते हो और वहाँ का फर्स्ट इंप्रेशन थोड़ा डल लगता है, डेक और साधारण है। वेटर ने भी ग्रीट ठीक से नहीं किया। अब तुम ऑटोमेटिकली अस्यूम कर लेते हो कि खाना भी एवरेज ही होगा। लेकिन जब खाना आता है, वो सरप्राइजिंगली डिलीशियस होता है। अब तुम सोचते हो, शायद मैंने जल्दी जेन कर लिया। यही है माइंड ट्रैप इन एक्शन। हमने फर्स्ट इन्फो अम्बियंग के
एंकर पर पूरा जजमेंट बना दिया। असल में हमारा ब्रेन कंफर्ट चाहता है, जल्दी डिसीजन लेकर एनर्जी बचाना चाहता है। लेकिन आज की कॉम्प्लेक्स दुनिया में ये स्ट्रैटेजी हर बार काम नहीं करती। हर सिचुएशन में जल्दी जल्दी जजमेंट देना हमें लंबे समय में नुकसान दे सकता है। तो अब सवाल ये उठता है, हम इन ट्रैप से कैसे बचें? टिम ग्रीन का जवाब सिंपल है, खुद की सोच पर ध्यान देना शुरू करो। जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो, जैसे कोई प्रोडक्ट खरीदना, किसी की बात पर ट्रस्ट करना या कोई ओपिनियन बनाना, उस वक्त पॉज करो, खुद से सवाल करो, क्या मैं किसी एंकरिंग बायरस से इन्फ्लुएंस हो रहा हूं? क्या मैं बस वो याद रख रहा हूं जो रीसेंट था? क्या मुझे लग रहा है कि मुझे पहले से पता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब वो हो चुका है? एक और तरीका है दूसरों से फीडबैक लेना। कई बार हम अपने थॉट्स को दूसरों से डिस्कनेस नहीं करते और अंदर ही अंदर असम्पशंस बिल्ड करते रहते हैं। अगर हम अपनी थिंकिंग को किसी और के सामने ओपन करें तो कई बार क्लैरिटी मिलती है और हम ट्रैप से बाहर आ सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जितना ज़्यादा आप इन माइंड ट्रैप्स को जानोगे, उन्हें समझोगे, उतना ही ज़्यादा आप उन्हें पहचानने लगोगे। जैसे कोई बार बार हो रही गलती का पैटर्न समझ आ जाए, वैसे ही अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। इन माइंड ट्रैप्स को पहचानना और उन पर काम करना कोई वन एंड टाइम प्रोसेसर नहीं है, ये एक ऑन गोइंग जर्नी है। हर रोज आपको थोड़ा थोड़ा सेल्फ अवेयर बनना पड़ेगा, हर बार अपने थॉट प्रोसेसर को ऑब्जर्व करना होगा। और ये जर्नी डॉट बोरिंग नहीं है, ये एक तरह की डिटेक्टिव स्टोरी जैसी है, जहां आप अपने ही माइंड की सीक्रेट्स एक्सप्लोर कर रहे हो। तो जब अगली बार तुम कोई भी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बनाने लगो, किसी की बात से इंस्टेंटली एग्री या डिसएग्री करने लगो, या कोई बोल्ड असम्पशन करने लगो, एक पल रुक जाना और खुद से पूछना, क्या ये मेरी रियल थिंकिंग है या कोई माइंड ट्रैप फिर से एक्टिव हो गया है? यही अवेयरनेस ही है पहला स्टेप उस रास्ते का जहां आप ज्यादा थाउटफुल, ज्यादा रैशनल और ज्यादा फ्री बन पाते हो, अपने पुराने पैटर्न्स से, अपनी ऑटोमेटिक थिंकिंग से और उन ट्रैप्स से जो हमें हर रोज इन्फ्लुएंस करते हैं। तैयार हो एक्सप्लोर करने अपने ही माइंड के शॉर्टकट्स और उनका सही अल्टरनेटिव, क्योंकि असली ग्रोथ वहीं से शुरू होती है जहां हम अपने पुराने थॉट हैबिट्स को चैलेंज करना सीख जाते हैं। हम सभी कभी ना कभी किसी डिबेट, डिस्क्रिमिनेशन या कॉन्वर्सेशन में फंसते हैं जहां सामने वाला बहुत कॉन्फिडेंटली कुछ कहता है और हमें लगता है, हाँ, इसमें तो दम है। लेकिन सच ये है कि कई बार स्ट्रांग साउंडिंग आर्गुमेंट असल में लॉजिकली बहुत वीक होता है। टिम ग्रीन की किताब में यही समझाया गया है कि किस तरह लॉजिकल फैलेसीज, यानी तर्क में की गई गलतियां, हमारे सोचने के तरीके को डिस्टॉर्ट कर देती हैं और आर्गुमेंट्स को कमजोर बना देती हैं। किताब में ऐसे 30 से भी ज्यादा लॉजिकल फैलेसीज एक्सप्लेन किए गए हैं। हर एक के साथ एग्जाम्पल दिया गया है और यह बताया गया है कि वह फैलेसी क्यों गलत है और कैसे वह हमें मिसलीड करती है। ये फैलेसीज इतनी कॉमन है कि हम इन्हें रोज सुनते हैं, न्यूज़ में, सोशल मीडिया पर, दोस्तों की बातों में और कभी कभी खुद अपनी सोच में भी। एक बहुत फेमस लॉजिकल फैलेसी है स्ट्रा मैन। इसका मतलब है कि किसी के आर्गुमेंट को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश करना ताकि उसे आसानी से गलत साबित किया जा सके। मान लो कोई कहे, हमें ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज का भी एक्सपोजर देना चाहिए, और कोई जवाब दे, तो तुम ये कह रहे हो कि पढ़ाई जरूरी नहीं है। यहां ओरिजिनल पॉइंट को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया ताकि उस पर अटैक करना आसान हो जाए। यही है स्ट्रॉमैन फैलेसी। सामने वाला असली बात से बचकर किसी कमजोर वर्शन पर हमला करता है। दूसरी बहुत कॉमन फैलेसी है, इसमें व्यक्ति आर्गुमेंट के कैनन टेंट पर बात करने की बजाय उस पर्सन पर ही अटैक करने लगता है। जैसे कोई कहे, तुम क्या समझोगे इकोनॉमिक्स, तुम्हारे तो खुद के पास पैसे नहीं है। यहां तर्क पर नहीं बल्कि व्यक्ति की स्थिति पर हमला किया गया। इस तरह की फैलेसी बहुत ही मैनिपुलेटिव होती है क्योंकि ये टॉपिक से ध्यान भटकाकर
इमोशंस भड़काने की कोशिश करती है। एक और लॉजिकल ट्रैप है अपील टू अथॉरिटी। इसका मतलब है कि हम किसी बात को सिर्फ इसलिए सच मान लेते हैं क्योंकि उसे किसी बड़ी पर्सनैलिटी ने कहा है, भले ही उनके पास उस टॉपिक में कोई स्पेसिफिक नॉलेज ना हो। जैसे अगर कोई एक्टर कहे कि कोई स्पेसिफिक डाइट बेस्ड है और लोग बस इस वजह से मान ले क्योंकि वो फेमस है, तो वो रीजनिंग वीक हो जाती है। किसी का स्टेटस उसकी बात की सच्चाई को ऑटोमेटिक वैलिडेट नहीं करता, एविडेंस जरूरी होता है। अब बात करते हैं फॉल्स डिलेमा की। ये फैलेसी तब होती है जब किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिर्फ दो एक्सट्रीम ऑप्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे कि और कोई बीच का रास्ता हो ही नहीं। मान लो कोई कहे या तो तुम मेरी बात मानो या फिर तुम मेरे दुश्मन हो। ये एक क्लासिक फॉल्स डिलेमा है क्योंकि जिंदगी इतनी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती। अक्सर कई ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल पर्सपेक्टिव होते हैं, और ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हमें उस कम्प्लेक्सिटी को देखने से रोकते हैं। इन फल्कियस का सबसे बड़ा खतरा यही है कि यह सुनने में बहुत लॉजिकल लगते हैं, और यही कारण है कि हम कई बार उन्हें पहचान नहीं पाते। टिम ग्रीन कहता है कि दूसरों के आर्ग्यूमेंट्स में फैलेसी पकड़ना रिलेटिवली आसान होता है, लेकिन जब हम खुद कोई बात कहते हैं तो हमें नहीं लगता कि उसमें कोई गड़बड़ हो सकती है, और यही सेल्फ डिसेप्शन हमें इंटेलेक्चुअली कमजोर बनाता है। इसलिए ग्रीन सुझाव करता है कि फैलेसी स्पॉटिंग को एक मानसिक आदत की तरह विकसित करो। मतलब जब भी कोई आर्गुमेंट सुनो, चाहे वो किसी दोस्त की राय हो, किसी टीवी डिबेट का हिस्सा हो, या कोई व्हाट्सएप मैसेज, तो उससे एग्री करने से पहले एक पॉज लो और सोचो, क्या इसमें कोई लॉजिकल फैलेसी तो नहीं है? क्या ये पॉइंट सच में स्ट्रैंग है या सिर्फ स्मार्टली कहा गया है? अब एक छोटी सी कहानी इमेजिन करो। एक कॉलेज क्लासरूम में हीटेड डिबेट हो रही है। एक लड़का कहता है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं। दूसरा लड़का कहता है, तुम जैसे लोग चाहते हो कि हम सब अंधेरे में रहे और कोई भी कंफर्ट एंजॉय ना करे। यहां पहली बात में एक वैलिड एनवायरनमेंटल कंसर्न था, लेकिन दूसरे ने उसे स्ट्रॉमन बना दिया। मतलब असली आर्गुमेंट को ट्विस्ट करके किसी और एक्सट्रीम बात में बदल दिया, जिससे डिबेट का मकसद ही बदल गया। इसी तरह मान लो कोई पॉलिटिशियन किसी जर्नलिस्ट की बात को इग्नोर कर दे, ये कहकर कि ये तो वही है जिसने पहले भी हमारे खिलाफ गलत खबरें चलाई थीं। यहां उस सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा, बल्कि रिपोर्टर की क्रेडिबिलिटी पर हमला किया जा रहा है। ये साफ एड होमिनम फैलेसी है। कभी कभी ये फैलेसीज उनइंटेंशनल भी होती है। हमारे दिमाग सिंप्लिसिटी पसंद है। उसे पसंद है कि हर चीज जल्दी से क्लियर हो जाए, एक सही और एक गलत ऑप्शन हो। लेकिन असली दुनिया उतनी सिंपल नहीं है। इसी वजह से फल्कियस इतने अपीलिंग लगते हैं, क्योंकि वो चीजों को इतना सिंप्लीफाई कर देते हैं कि हम सोचते हैं, हाँ बात तो सही है, लेकिन वो क्लैरिटी इल्यूशन होती है। हकीकत में वो आर्गुमेंट कमजोर होता है। अगर हम खुद को इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो हमें अपनी ही सोच को क्वेश्चन करना सीखना होगा। कोई भी बात, चाहे वो हमारे पसंदीदा नेता ने कही हो या हमारे करीबी दोस्त ने, अगर वो लॉजिकली वीक है तो हमें उसे रिकग्नाइज करना आना चाहिए। ये कोई अर्गन्स की बात नहीं है, ये क्लैरिटी और फेयरनेस की बात है, और ये स्किल एक दिन में नहीं आती। टिम ग्रीन का कहना है कि फैलेसी स्पॉटिंग एक मेंटल डिसिप्लिन है। जैसे जिम में मसल बिल्ड करना, वैसे ही अपने लॉजिक को शार्प करना पड़ता है। हर बार जब आप कोई आर्ग्यूमेंट सुने, सोचे, क्या ये बात सही एविडेंस पर बेस्ड है? क्या इसमें किसी पर्सन पर अननेसेसरी अटैक किया गया है? क्या कोई एक्सट्रीम बाइनरी चॉइस दे रहा है जबकि बीच के रास्ते पॉसिबल है? इस तरह का क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ दूसरों को समझने के लिए नहीं, खुद की सोच को साफ करने के लिए भी जरूरी है। क्योंकि कई बार हम खुद भी ऐसे आर्ग्यूमेंट्स बना देते हैं जो सुनने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके पीछे कोई सॉलिड रीजनिंग नहीं होती। इमेजिन करो कि हर इंसान फल्कियस को समझने लगे, अपने लॉजिक को बेहतर करने लगे,
तो कन्वर्सेशंस ज़्यादा रिस्पेक्टफुल, ज़्यादा मीनिंगफुल और ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगी। हम दूसरों की बात सुनकर समझने की कोशिश करेंगे, अपनी बात फैक्ट्स पर बेस करेंगे और डिसएग्रीमेंट को पर्सनल अटैक की तरह नहीं लेंगे। इस पूरी जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट यही है। फल्कियस को पहचानना सीखो, अपने आर्ग्यूमेंट्स को टेस्ट करो और दूसरों की बातों को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करने से पहले थोड़ा सोचो। हमारे दिमाग की एक सबसे शटल और पावरफुल गलती है कीन इन्फॉर्मेशन। बायस टिम ग्रीन की किताब में इसे एक पूरे चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है, और राइटली सो, क्योंकि यह बायस हमारी सोच, डिसीजंस और रिलेशनशिप को बहुत गहराई से इन्फ्लुएंस करता है। अक्सर बिना हमें पता चले कीन इन्फॉर्मेशन बायस का मतलब है हम वही इंफॉर्मेशन ढूंढते, याद रखते और उस पर भरोसा करते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को सपोर्ट करती है। और जो बातें हमारे विचारों से टकराती हैं उन्हें हम या तो इग्नोर कर देते हैं या उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। ये बायस हमें ऐसा फील कराता है कि हम रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ अपनी सोच को रेनफोर्स कर रहे होते हैं। इमेजिन करो कि तुम मानते हो कि कोई पर्टिकुलर डाइट सबसे इफेक्टिव है। अब जब तुम ऑनलाइन सर्च करोगे तो तुम ऐसे आर्टिकल्स पढ़ोगे जो उस डाइट की तारीफ करते हैं। अगर कोई स्टडी उस डाइट की इफेक्टिवनेस पर सवाल उठाए तो तुम उसे या तो फेक मानोगे या कहोगे कि यह तो स्पॉन्सर्ड रिसर्च है। यही है कीन इन्फॉर्मेशन बायस। हम सिलेक्टिवली वही चीजें एक्सेप्ट करते हैं जो हमारे सोच के साथ मैच करती हैं। ये बायस हर जगह दिखता है, पॉलिटिक्स, रिलीजन, हेल्थ, स्पोर्ट्स और यहां तक कि रिलेशनशिप में भी। मान लो तुम्हारा कोई दोस्त कहता है कि मुझे लगता है कि मेरा बॉस मुझे पसंद नहीं करता। अब वो हर छोटी बात, जैसे बॉस का कम स्माइल करना या किसी और को प्रेस करना को, इस लेंस से देखेगा कि देखा, मुझे इग्नोर किया। जबकि हो सकता है कि बॉस का बिहेवियर सबके साथ ऐसा ही हो, लेकिन कीन इन्फॉर्मेशन बायस उसे हर चीज को अपने बिलीफ के हिसाब से इंटरप्रेट करने पर मजबूर कर देगा। टिम ग्रीन बताता है कि कीन इन्फॉर्मेशन बायस इतना डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये हमें लगता है कि हम लॉजिकल हैं, जबकि हम अपने ही बिलीव्स के प्रिजनर बन जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम फैक्ट्स पर बेस्ड सोच रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ उन फैक्ट्स को चुनते हैं जो हमें सूट करते हैं। इस वायरस का एक क्लासिक एग्जाम्पल है पॉलिटिक्स में। मान लो कोई व्यक्ति एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है। अब वो सिर्फ वही न्यूज़ चैनल्स देखेगा, वही ब्लॉग्स पढ़ेगा और वही लोगों से डिस्कनेक्शन करेगा जो उस पार्टी के फेवर में हो। अगर कोई उसके सामने उस पार्टी की क्रिटिसिज्म वाली न्यूज़ लाए तो वो कहेगा ये तो बायस्ड मीडिया है। इस तरह वो खुद को एक इंफॉर्मेशन बबल में बंद कर लेता है जहां उसे सिर्फ वही सुनाई देता है जो वो सुनना चाहता है। कीन इन्फॉर्मेशन बायरस का एक और शटल रूप है एम्बिग्यूअस इंफॉर्मेशन को अपने फेवर में इंटरप्रेट करना। मान लो कोई स्टडी कहती है कि XYZ मेडिसिन के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स देखे गए हैं, लेकिन ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। अब जो लोग उस मेडिसिन के सपोर्टर हैं वो कहेंगे देखा, ये मेडिसिन इफेक्टिव है, जबकि जो अपोज करते हैं वो कहेंगे देखा, अभी भी प्रूफ नहीं है। दोनों ही साइड्स एक ही इंफॉर्मेशन को अपने अपने नजरिए से देखती हैं। ये बायस इतना परवेसिव है कि AI सिस्टम्स भी इससे बच नहीं पाते। एक रीसेंट स्टडी में पाया गया कि AI मॉडल्स जैसे GP4 भी कीन इन्फॉर्मेशन बायस दिखाते हैं, खासकर जब उन्हें अनसर्टेन सिचुएशंस में डिसीजन लेना होता है। इसका कारण है कि AI भी ह्यूमन डेटा पर ट्रेन होता है जिसमें ये बायोसेस एम्बेडेड होते हैं। अब सवाल उठता है इससे बचा कैसे जाए? टिम ग्रीन सजेस्ट करता है कि हमें डेलिबरेटली अपने बिलीव्स को चैलेंज करना चाहिए। मतलब खुद से पूछो, क्या मैं सिर्फ वही पढ़ रहा हूं जो मेरी सोच को सपोर्ट करता है? क्या मैं ऑपोजिंग व्यूज को जेन्युइनली कंसिडर कर रहा हूं? एक इफेक्टिव तरीका है डेविल्स एडवोकेट बनना, यानी अपने ही बिलीव्स के खिलाफ आर्ग्यूमेंट्स ढूंढना और उन्हें टेस्ट करना। मान लो तुम मानते हो कि ऑनलाइन एजुकेशन ट्रेडिशनल क्लासरूम से बेहतर है। अब खुद से पूछो,
ऐसा क्यों मानता हूँ। फिर ऐसे आर्टिकल्स पढ़ो जो ऑनलाइन एजुकेशन की लिमिटेशंस बताते हैं। इस प्रोसेसर से तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डीपन होगी और तुम अपने बिलीव्स को ज्यादा ऑब्जेक्टिवली एनालाइज कर पाओगे। एक और तरीका है डिवोर्स पर्सपेक्टिव को एक्टिवली एक्सप्लोर करना। अगर तुम सिर्फ एक ही तरह की न्यूज़ सोर्सेज गेन अस्यूम कर रहे हो तो कॉन्शियसली अलग अलग क्यों। पॉइंट्स वाले प्लेटफॉर्म्स को भी पढ़ो। इससे तुम्हारा माइंड ओपन रहेगा और तुम कीन इन्फॉर्मेशन बायस के जाल में नहीं फंसोगे। टिम ग्रीन ये भी कहता है कि हमें अपने इमोशंस पर भी ध्यान देना चाहिए। अक्सर कीन इन्फॉर्मेशन बायस तब स्ट्रांग होता है जब कोई टॉपिक हमारे इमोशंस से जुड़ा होता है, जैसे रिलीजन, पॉलिटिक्स या डॉट पर्सनल वैल्यूज। ऐसे टॉपिक्स पर हमें एक्स्ट्रा कॉशियस रहना चाहिए और खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं इमोशनली रिएक्ट कर रहा हूँ या लॉजिकली सोच रहा हूँ। इस बायस से बचने का एक और तरीका है डिस्कशंस में ओपन माइंडेड रहना। जब कोई तुम्हारे बिलीव्स को चैलेंज करे, नॉइस, तो डिफेंसिव होने की बजाय सुनो, समझो और फिर रिस्पॉन्ड करो। इससे ना सिर्फ तुम्हारी सोच ब्रॉडन होगी बल्कि तुम दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी अप्रिशिएट कर पाओगे। अंत में यह समझना जरूरी है कि कीन इन्फॉर्मेशन बायस एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। इसे पूरी तरह एलिमिनेट करना मुश्किल है, लेकिन अवेयरनेस और कॉन्शियस एफर्ट्स से हम इसे मैनेज कर सकते हैं। टिम ग्रीन की किताब हमें यही सिखाती है कि कैसे हम अपने सोचने के तरीके को एग्जामिन करें, बायोसिस को पहचानें और एक ज्यादा बैलेंस्ड और रैशनल थिंकर बने। इस सेक्शन में टिम ग्रीन हमें वो टूल्स सिखाते हैं जो हमारी थिंकिंग को शार्प, लॉजिकल और फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। हम सभी कभी ना कभी गलत असम्पशंस पर सोचते हैं, जल्दबाजी में कंक्लूजन निकालते हैं या दूसरों की बात को गलत समझ लेते हैं। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग के कुछ सिंपल टूल्स से हम अपने थॉट प्रोसेसर को ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहले है सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग। ये टेक्निक एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस से इंस्पायर्ड है। इसका बेसिक आइडिया है कि जब भी कोई बिलीफ आइडिया या आर्गुमेंट सामने आए तो उस पर डायरेक्ट यस और नो जजमेंट देने के बजाय उस पर सवाल पूछना शुरू करो, जैसे व्हाई डू आई बिलीव दिस, हाउ डू आई नो दिस इज ट्रू, व्हाट्स द एविडेंस, व्हाट्स अनदर पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। ये सवाल खुद से पूछने की आदत डेवलप करने से हम अपने असम्पशंस को टेस्ट कर सकते हैं और डीपर लेवल पर सोच सकते हैं। मान लो कोई कहता है कि हर सक्सेसफुल इंसान सुबह जल्दी उठता है। अब तुम खुद से पूछ सकते हो, क्या हर केस में ऐसा होता है? क्या कोई एक्सेप्शंस है? क्या सिर्फ सुबह उठने से सक्सेस मिलती है या और भी फैक्टर्स होते हैं? इस तरह से हम सरफेस लेवल थिंकिंग से डीप न्यूआंस्ड थिंकिंग की तरफ मूव करते हैं। दूसरा टूल है प्रिंसिपल ऑफ चैरिटी। इसका मतलब है कि जब हम किसी दूसरे इंसान के आर्गुमेंट को सुने तो उसे सबसे स्ट्रांग और रीजनेबल तरीके से इंटरप्रेट करें, ना कि उसकी कमजोरियों पर सीधा हमला करें। अक्सर डिस्कशंस या डिबेट्स में हम सामने वाले की बात का गलत मतलब निकालकर उस पर अटैक कर देते हैं, जैसे कि वो किसी और एक्सट्रीम पॉइंट को कह रहा हूं। लेकिन अगर हम किसी की बात को सबसे अच्छा मतलब देकर समझने की कोशिश करें तो ना सिर्फ हम बेटर कम्युनिकेट कर पाते हैं बल्कि एक हेल्थी डायलॉग भी बनता है। मान लो कोई कहता है कि गवर्नमेंट को फ्री एजुकेशन देनी चाहिए, तो इसे यह कहकर रिजेक्ट करना कि तुम तो सब कुछ फ्री करना चाहते हो गलत होगा। प्रिंसिपल ऑफ चैरिटी कहता है कि पहले उनकी बात को ठीक से समझो, फिर उस पर लॉजिकल क्रिटिक करो। तीसरा टूल है बायसियन थिंकिंग नॉइस। ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है लेकिन बहुत पावरफुल है। इसका मतलब है कि हम अपने बिलीव्स को फिक्स ना रखें बल्कि हर नए एविडेंस के हिसाब से उन्हें अपडेट करें। इसे ऐसे समझो, हमारी हर सोच एक तरह की अनुमान होती है जिससे हमें नए डेटा या एक्सपीरियंसेस के हिसाब से एडजस्ट करते रहना चाहिए। मान लो तुम मानते हो कि किसी दोस्त को तुम पर ट्रस्ट नहीं है, फिर एक दिन वो दोस्त तुम्हारी हेल्प करता है। बैजन थिंकिंग कहता है कि इस नए बिहेवियर को अपनी पुरानी सोच में इंक्लूड करो और अपने बिलीफ को अपडेट करो। रिजिड थिंकिंग से बाहर आकर अडेप्टेबल सोच अपनाना क्रिटिकल थिंकिंग की
कोर क्वालिटी है। चौथा टूल है प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग। हमारी सोच अक्सर बाइनरी होती है कि कोई चीज़ सही है या गलत, अच्छा है या बुरा। लेकिन रियल लाइफ में ज़्यादातर सिचुएशंस ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, बल्कि ग्रे शेड्स में होती है। प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग हमें यह सिखाती है कि हम पॉसिबिलिटीज़ और लाइक्लीहुड्स में सोचें, यानी ये बात 80% सही हो सकती है या इसका होने का चांस लो है, लेकिन ज़ीरो नहीं। मान लो किसी वैक्सीन की इफेक्टिवनेस 90% है। अब अगर किसी को वो वैक्सीन लगने के बावजूद इलनेस हो जाए, तो कह देना कि वैक्सीन बेकार है गलत कंक्लूशन होगा। हमें सोचना होगा कि 90% इफेक्टिवनेस का मतलब है कि 10% लोगों पर इसका इफेक्ट नहीं होगा। और यही प्रोबेबिलिस्टिक सोच है। टिम ग्रीन क्रिटिकल थिंकिंग को और भी मज़ेदार और प्रैक्टिकल बनाने के लिए कुछ और टूल्स इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे थॉट एक्सपेरिमेंट्स और मेंटल सिमुलेशन। थॉट एक्सपेरिमेंट्स का मतलब है कि हम किसी आइडिया को हाइपोथेटिकली टेस्ट करें। मान लो तुम सोचते हो कि अगर मैं अपना जॉब छोड़ दूं तो मेरी लाइफ बेहतर हो जाएगी। अब थॉट एक्सपेरिमेंट ये हो सकता है कि तुम मेंटली उस सिचुएशन को इमेजिन करो। अगर मैं जॉब छोड़ता हूं तो 1 हफ्ते, 1 महीने, 6 महीने बाद मेरी स्थिति कैसी होगी। इससे तुम इमोशनली रिएक्ट करने के बजाय लॉजिकली सोच पाओगे। इसी तरह मेंटल सिमुलेशन हमें किसी एक्शन के पॉसिबल आउटकम्स को मेंटली प्ले आउट करने की आदत डालती है। ये एक तरह का प्री थिंकिंग होता है। जैसे चेस खेलते समय हम हर मूव के बाद पॉसिबल फ्यूचर मूव्स को विजुअलाइज करते हैं। यही तरीका लाइफ डिसीजंस में अप्लाई करना भी क्रिटिकल थिंकिंग का हिस्सा है। एक और कूल टूल है आर्गुमेंट डायग्राम। जब किसी कॉम्प्लेक्स इश्यू में बहुत सारे पॉइंट्स, एविडेंस और काउंटर पॉइंट्स हो, तो उन्हें डायग्राम के फॉर्म में विजुअलाइज करना हेल्पफुल हो सकता है। इससे हमें क्लियरर पिक्चर मिलती है कि कौन सा आर्ग्यूमेंट किस बात को सपोर्ट कर रहा है, कौन सा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, और ओवरऑल रीजनिंग कहाँ वीक है और कहाँ स्ट्रैंग इन टूल्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये हमें अपनी थिंकिंग को कॉन्शियसली डिज़ाइन करने की ताकत देते हैं। हम अक्सर अपने थॉट्स के फ्लो में बह जाते हैं। इमोशंस, बियासेस और पास्ट एक्सपीरियंसेस हमें कंट्रोल करते हैं। लेकिन जब हम क्रिटिकल थिंकिंग के टूल्स यूज़ करते हैं, तो हम अपने थॉट प्रोसेसर को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ले आते हैं। टिम ग्रीन कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग कोई इनबाउंड स्किल नहीं है, बल्कि ये एक प्रैक्टिस है, एक हैबिट है, जिसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कॉन्शियसली अपनाना होता है। जैसे हर बार जब तुम कोई न्यूज़ पढ़ो तो खुद से पूछो, सोर्स क्या है, क्या इसमें कोई बायरस है, क्या अल्टरनेट व्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं, क्या एविडेंस दिया गया है या सिर्फ ओपिनियन है। यही छोटे छोटे सवाल तुम्हारी सोच को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। और हाँ, इन टूल्स को सिर्फ दूसरों के आर्ग्यूमेंट्स एनालाइज करने के लिए मत रखो। इन्हें अपने खुद के थॉट्स और बिलीव्स पर भी अप्लाई करो। यही असली क्रिटिकल थिंकर की पहचान होती है कि वो खुद को भी चैलेंज करता है, ओपन रहता है और नए पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर करता है। कई बार हमें लगता है कि जो हम महसूस कर रहे हैं वही सच है। अगर कोई बात हमें गलत लग रही है तो हम मान लेते हैं कि वो वाकई गलत ही होगी। अगर किसी इंसान से हमें इरिटेशन महसूस होती है तो हम सोचते हैं न कि वो इंसान बुरा ही होगा। लेकिन यही है इमोशनल रीजनिंग की गलती। टिम ग्रीन इस बात को बड़ी खूबसूरती से समझाते हैं कि कैसे हमारी इमोशंस हमारी थिंकिंग पर कब्जा कर लेती है और हम सही गलत का जजमेंट करने में गलती कर बैठते हैं। इमोशनल रीजनिंग मतलब ये मान लेना कि अगर मुझे कोई चीज़ फील हो रही है तो वो लॉजिकली भी सही होगी। मान लो तुम्हें कोई डर लग रहा है तो तुम सोचोगे कि सच में कोई खतरा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि डर हमेशा सच बता रहा हूँ। बहुत बार हमारा दिमाग पुराने एक्सपीरियंसेस या कंडीशनिंग के बेस पर इमोशन ट्रिगर करता है जो प्रेजेंट सिचुएशन से कनेक्टेड नहीं होता। जैसे अगर किसी ने बचपन में ऑडियंस के सामने बोलते हुए एम्बैरेसमेंट फील किया हो, तो वो बड़ा होने पर भी पब्लिक स्पीकिंग से डर सकता है। भले ही अब उसमें कैपेबिलिटी हो, उसका डर अब भी उसे यही कहेगा
कि तू ये नहीं कर पाएगा। लेकिन वो डर अब रियल नहीं है, बस एक इमोशनल ईगो है। ग्रीन बताते हैं कि इमोशंस जैसे ईगो आइडेंटिटी और मोरालिटी से जुड़े इमोशंस सबसे ज़्यादा बायस पैदा करते हैं। जब कोई हमारी आइडेंटिटी या ईगो को चैलेंज करता है, जैसे कोई हमारी पॉलिटिकल सोच पर सवाल करता है या हमारी किसी डीपली हेल्ड बिलीफ से टकराता है, तो हम तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं। हम उस बात को सुनने की बजाय अटैक करने लगते हैं या इग्नोर कर देते हैं। इस समय हमारा दिमाग रैशनल एनालिसिस छोड़कर फाइट ऑन और फ्लाइट मोड में चला जाता है। ऐसे में लॉजिक पीछे छूट जाता है और बस फीलिंग चलती है। मुझे बुरा लगा तो सामने वाला गलत है। मनोविज्ञान में इसे इमोशनल हाईजैकिंग कहा जाता है। मतलब हमारी रैशनल ब्रेन नियोकॉर्टेक्स टेम्पोररीली शट हो जाती है और इमोशनल ब्रेन डॉट कंट्रोल ले लेती है। टीम कहते हैं कि इस ट्रैप से बचने के लिए सबसे पहले अवेयरनेस ज़रूरी है, कि हमें ये समझ आ जाए कि अभी हम इमोशन के इन्फ्लुएंस में हैं। और जब ये समझ आ जाए तो पॉज लेना चाहिए, कुछ देर रुक कर ब्रीथ करना चाहिए और फिर सवाल पूछना चाहिए, क्या मेरा रिएक्शन मेरी रियल वैल्यूज से अलाइंड है? क्या मैं ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहा? क्या मेरे पास इस इमोशन को जस्टिफाई करने वाला सॉलिड एविडेंस है? इमोशनल थिंकिंग से एक और बड़ा खतरा होता है कि हम चीज़ों को ओवरली पर्सनल ले लेते हैं। जैसे कोई फीडबैक दे तो हम उसे क्रिटिसिज्म समझते हैं, कोई डिसग्रीमेंट करे तो हम उसे रिजेक्शन समझते हैं। लेकिन डिसग्रीमेंट का मतलब हमेशा अटैक नहीं होता। टिम कहते हैं कि हमें फीलिंग्स को सिग्नल्स की तरह देखना चाहिए, लेकिन फैक्ट्स की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। फीलिंग इज वैलिड बट इट्स नॉट ऑलवेज एक्यूरेट। इसलिए जब कोई स्ट्रांग इमोशन आए तो तुरंत उस पर एक्ट मत करो, उसे ऑब्जर्व करो, उसका कारण समझो, फिर थॉटफुल डिसीजन लो। अब बात करते हैं कॉग्निटिव ओवरलोड की, यानी जब दिमाग पर ज़्यादा इंफॉर्मेशन या प्रेशर होता है। आज की दुनिया में हम कॉन्स्टेंटली नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, न्यूज़, ओपिनियंस और डिसीजंस के बीच झूल रहे हैं। हर वक्त मल्टीटास्किंग चल रही है। ऐसे में हमारा दिमाग टायर्ड हो जाता है, जिसे ग्रीन कहते हैं कॉग्निटिव फटीग। जब हम मानसिक रूप से थक जाते हैं तो हमारा दिमाग शॉर्टकट्स लेने लगता है, जिसे ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। हम चीज़ों को जल्दी जल्दी चेंज करने लगते हैं बिना प्रॉपर एनालिसिस के। क्नॉइस मान लो, किसी को दो कैंडिडेट में से एक को सेलेक्ट करना है। अगर वो टायर्ड है तो वो फर्स्ट इंप्रेशन के बेस पर डिसीजन ले सकता है, जैसे जिसने अच्छा सूट पहना है या कॉन्फिडेंटली बोला है उसी को चुन लिया, जबकि एक्चुअल कैपेबिलिटी किसी और में हो सकती थी। यही कॉग्निटिव ओवरलोड का असर है। हम क्विक सरफेस लेवल क्लूज पर भरोसा करने लगते हैं क्योंकि दिमाग के पास डीप प्रोसेसिंग की एनर्जी नहीं बचती। टिम कहते हैं कि है स्टेक्स सिचुएशंस में, यानी जब कोई बड़ा डिसीजन लेना हो या कोई इंपॉर्टेंट बातचीत करनी हो तो जल्दी में मत आओ। स्लो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को एक्टिवेट करो। इसका मतलब है खुद को टाइम दो, एक बार में एक चीज पर फोकस करो और जरूरी हो तो रिटर्न प्रोस एंड कॉन्स बना लो। ये हैबिट धीरे धीरे ऑटोमेटिक बन सकती है अगर तुम कॉन्शियस एफर्ट से शुरू करो। एक और तरीका कॉग्निटिव फटीग से बचने का है मेंटल क्लैरिटी बनाए रखना। इसका मतलब है कि नॉइस नेसेसरी इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना सीखो। हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, हर ओपिनियन क्रिटिकल नहीं होती। जब तुम एक दिन में 100 चीजें सोचते हो तो तुम्हारा दिमाग स्कैटर्ड हो जाता है। टिम सजेस्ट करते हैं कि जब भी ओवरलोड महसूस हो तो एक पॉज लो और पूछो, अभी सबसे जरूरी क्या है? क्या मैं पूरी पिक्चर देख रहा हूं या सिर्फ नॉइज अब्सॉर्ब कर रहा हूं? इमोशनल रीजनिंग, ऑनर, कॉग्निटिव ओवरलोड, दोनों ही ऐसे ट्रैप्स हैं जो हमें गलती से भरे डिसीजंस की तरफ ले जाते हैं। और सबसे मुश्किल बात यह है कि ये हमें रियल नहीं लगते। जब हम इमोशनल होते हैं तो हमें लगता है कि हम सही सोच रहे हैं। जब हम ओवरलोडेड होते हैं तो हमें लगता है कि हम बीजी हैं, इफेक्टिव हैं। लेकिन ये इल्यूशन है। ग्रीन हमें यही सिखाते हैं कि थिंकिंग को इफेक्टिव बनाना है तो अवेयरनेस, क्लैरिटी और इंटेंशनल पॉज जरूरी है। इस सेक्शन की सबसे गहरी बात यह है कि सिर्फ नॉलेज से कुछ नहीं होगा। जब तक हम अपनी इमोशंस
और मेंटल एनर्जी को मैनेज करना नहीं सीखेंगे, तब तक हम रैशनल थिंकिंग नहीं कर पाएंगे। क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ लॉजिक नहीं है, ये सेल्फ रेगुलेशन भी है। इसलिए टीम का मैसेज सिंपल है: फील योर इमोशंस बट डोंट फॉलो देम ब्लाइंडली, थिंक डीपली नॉट क्विकली, एंड व्हेन द माइंड इज टायर्ड डोंट ट्रस्ट इट शॉर्टकट्स। हमारी सोच की जर्नी में हमने जाना कि इंसान सिंपल रैशनल बीइंग नहीं है, बल्कि फास्ट ऑटोमेटिक सिस्टम वीएनएन थिंकिंग पर भरोसा करके अक्सर माइंड ट्रैप्स में फंस जाता है। उन ट्रैप्स में एंकरिंग अवेलेबिलिटी, ह्यूरिस्टिक और हिंडसाइट बायरस जैसे बायरस शामिल है, जो हमें गलत कंक्लूजन पर ले जाते हैं। फिर हमने देखा कि लॉजिकल फल्कियस जैसे स्ट्रोमैन एड होमिनेम, अपील टू अथॉरिटी, ऑनर फॉल्स डिलेमा हमारी रीजनिंग को डिस्टॉर्ट कर देती है और आर्ग्यूमेंट्स को सिर्फ सुनने में ही स्ट्रैंग लगने देती है। असल में वे वीक होती है। की इन इन्फॉर्मेशन बायरस ने दिखाया कि हम अपनी बिलीव्स को बिल्ड करने के लिए वही जानकारी चुनते हैं जो हमारी सोच को सपोर्ट करे, एम्बिग्यूअस एविडेंस को अपने फेवर में इंटरप्रेट करते हैं और कंट्राडिक्टरी एविडेंस को डिसमिस कर देते हैं। इस तरह हम रिसर्च का झांसा लेकर क्लोज्ड माइंडेड बबल में बंद हो जाते हैं, जहां किसी भी अपोजिंग व्यू पॉइंट को सुनने से इनकार हो जाता है। पॉलिटिक्स, हेल्थ, पर्सनल रिलेशनशिप्स, हर जगह ये बायस हमें इको चेंबर में धकेल देता है। टिम ग्रीन ने हमें क्रिटिकल थिंकिंग के पावरफुल टूल्स भी दिए हैं। सो क्रिटिक क्वेश्चनिंग से हम अपने और दूसरों के आर्ग्यूमेंट्स के पीछे छुपे असम्पशंस को रिकर्सिवली वाई ऑनर हॉ पूछकर डिसेक्ट कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ चैरिटी हमें सिखाता है कि किसी आर्ग्यूमेंट को उसके स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में इंटरप्रेट करके ही क्रिटिक करना चाहिए। बैजन थिंकिंग सिखाती है कि बिलीव्स को स्टैटिक मत रखो, हर नए एविडेंस से उन्हें अपडेट करते जाओ। प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग हमें बाइनरी से बाहर निकालकर लाइक्लीहुड्स में सोचने की आदत डालती है। थॉट एक्सपेरिमेंट्स, मेंटल सिमुलेशन और आर्गुमेंट डायग्राम ने दिखाया कि कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पाथवेज को विजुलाइज करके और भी अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से सोच सकते हैं। इमोशनल रीजनिंग में हमने जाना कि फीलिंग्स को फैक्ट्स समझ लेना कितना खतरनाक हो सकता है। हमारा ईगो, आइडेंटिटी, ऑनर, मोरालिटी जब हैजैक हो जाते हैं तो रैशनल एनालिसिस पीछे छूट जाती है और हम सिर्फ इमोशनल रिएक्शंस पर एक्ट कर देते हैं। कॉग्निटिव ओवरलोड यानी इंफॉर्मेशन और टाइम प्रेशर में कॉग्निटिव फटीग के चलते नॉइस हमारा दिमाग शैलो ह्यूरिस्टिक पर रिलाई करता है, जिससे हम क्विक बट फ्लॉड डिसीजंस ले बैठते हैं। यही वजह है कि हाई स्टेक्स सिचुएशंस में स्लो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग डेवलप करना और इंटेंशनल पॉज लेना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।